हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम लार्ज स्केल रिटेलिंग के बहुत सारे टाइप्स कर रहे हैं और आज हम ऐसा टाइप करने वाले हैं जो हो सकता है आपको उसके बारे में बहुत कुछ ना मालूम हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर लार्ज स्केल रिटेलिंग का स्कोप थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा सा क्या, काफी कम हो गया है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिटेलिंग है, लार्ज स्केल रिटेलिंग है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज आई, जैसे जैसे कोरियर सर्विसेज आई, इसका स्कोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि सिलेबस में है और इस तरह की रिटेलिंग के बारे में आपके लिए जानना जरूरी भी है, so let's connect to commerce and let's learn about this type of retailing. I'm talking about mail order business houses, that is mail order retailing. बच्चों, ट्रेडिशनली पोस्टल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता था या कभी कभी बैंक्स को इन्वॉल्व किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ रिटेलिंग। वो कैसे, ये अभी जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है मेल ऑर्डर बिजनेस की, या मेल ऑर्डर हाउसेस भी इसे कहते हैं, या मेल ऑर्डर रिटेलिंग भी कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज द रिटेल आउटलेट्स दैट सेल गुड्स बाय मेल। यहाँ पर मेल का मतलब ईमेल जीमेल नहीं है, यहाँ पर मेल का मतलब है बाय पोस्ट। तो जो अपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट के थ्रू सेल करते थे, सच टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट्स दे वर कॉल्ड एज मेल ऑर्डर हाउसेस। इस तरह की रिटेलिंग को शॉपिंग बाय पोस्ट कहते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेलिंग बाय पोस्ट कहते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरह की रिटेलिंग में कस्टमर सेलर के पास नहीं जाता है, बल्कि सेलर जो है वो कस्टमर को अप्रोच करता है। कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। किस तरह से रिटेलिंग होती है, लेट्स सी व्हाट आर दीज स्टेप्स। हाँ बच्चों, मैंने यहाँ पर उसके 1 2 3 करके स्टेप्स लिख रखे हैं। सबसे पहले, पोटेंशियल कस्टमर्स आर अप्रोच्ड थ्रू एडवर्टाइजिंग। All the important information like the prices, features, delivery items, terms of payment, they all are described in that advertisement. तो सबसे पहले जो potential buyers हैं उन्हें ढूंढने के लिए seller क्या करता है, एक potential buyers की list बनाता है और advertisements के थ्रू किसी भी तरह के उनको contact करता है। अब एडवर्टीजमेंट्स में क्या क्या मेथड्स आ सकते हैं कि किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट, सेंडिंग देम द लेटर्स बाय पोस्ट और पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कहीं पर भी वो अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का, उसके फीचर्स का, किस तरह के प्राइजेस पे वो प्रोडक्ट बेचते हैं, उन प्रोडक्ट्स की बहुत सारी पिक्चर्स के थ्रू। अब तो बच्चों वेबसाइट्स होती है ना, लेकिन पहले क्योंकि वेबसाइट्स नहीं होती थी तो मैगजीन्स में या ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स में प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता था, उनकी तस्वीरें बना दी जाती थी और उसके साथ साथ उनके प्राइजेस लिख दिए जाते थे। तो इस तरह से कस्टमर्स को अप्रोच किया जाता था विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेल ऑर्डर हाउस में कि एडवर्टाइजिंग की जाती है और उस एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स को अप्रोच किया जाता है। नंबर 2, ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय मेल। यहां पर भी मेल का क्या मतलब है कि ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट के थ्रू रिटेलिंग होती है। तो कस्टमर उस कैटलॉग को देखकर, उस एडवर्टीजमेंट को देखकर सेलर को कांटेक्ट करता है और वो भी बाय पोस्ट कांटेक्ट करता है और वो स्पेसिफाई कर देता है कि ये पर्टिकुलर आइटम इतनी क्वांटिटी में हमें चाहिए। तो वो अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से किस डेट को चाहिए, किस तरह से वो आइटम्स पैक होनी चाहिए, कहां पर डिलीवर होंगी, ये सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ कस्टमर क्या कर देता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है। नंबर 3, on receiving the order, the items are scrutinized as per the specifications and compiled with through the post office. तो जो भी स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने दिया है उतनी क्वांटिटी, उसकी पैकिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो सारे प्रोडक्ट्स को कंपाइल करके उसका एक पैकेट बना दिया जाता है और फिर वो पोस्टल डिपार्टमेंट में जाकर जमा कराया जाता है। अभी भी तो हम पोस्टल डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं फॉर कोरियर सर्विसेज, फॉर स्पीड पोस्ट, फॉर रजिस्टर्ड पोस्ट। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द गुड्स। अब बच्चों 4th स्टेप क्या होता है, द स्टेप ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। अब पेमेंट ऑप्शंस इसमें बहुत सारी होती हैं।
करंटली जब हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारी पेमेंट ऑप्शंस होती हैं, कैश ऑन डिलीवरी होती है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है, डेबिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट होती है, स्कैनर के थ्रू पेमेंट होती है। तो अब भी हमारे पास बहुत सारी पेमेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन जब सेलिंग बाय पोस्ट होती है तो पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहली पेमेंट ऑप्शन होती है फुल पेमेंट इन एडवांस। मतलब जिस टाइम कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है उसी टाइम उसको एडवांस देना पड़ता है सेलर को। तो इसीलिए जो बहुत ही ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, जो वेल नोन होती हैं, जो स्टैंडर्डाइज आइटम्स में डील करती हैं, जिनके ऊपर कस्टमर्स को फेथ होता है, उसी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेल ऑर्डर बिजनेस से बेचे जाते थे, क्योंकि कोई भी एडवांस पेमेंट किसी अननोन पर्सन को नहीं करेगा। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में इसमें एडवांस पेमेंट होती है एज सून एज यू प्लेस द ऑर्डर टू द सेलर। सेकेंड ऑप्शन होता है वैल्यू पेएबल पार्सल, जिसे हम कहते हैं वीपीपी, दैट इज द पेमेंट ऑन द डिलीवरी ऑफ द पार्सल। तो वहां कैसे पेमेंट होती है कि सेलर्स का पोस्टल डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक होता है। जो भी पर्टिकुलर पर्सन, जो डिलीवरी मैन होता है, जो कि पार्सल डिलीवर करता है कस्टमर तक, वो वहां से कैश रिसीव करता है और वो कैश रिसीव करने के बाद ही पार्सल देता है, इसीलिए कहते हैं इसे वैल्यू पेएबल पार्सल। उसके ऊपर ही लिखा होता था वीपीपी, तो इसका मतलब होता था कि इस पे अभी पेमेंट मिली नहीं है और अब पेमेंट रिसीव करनी है। तो वो पहले पेमेंट रिसीव कर लेता था और उसके बाद वो पार्सल डिलीवर कर देता है, तो इसको हम कहते हैं वैल्यू पेएबल पार्सल। फिर जब वो पैसा पोस्टल डिपार्टमेंट के पास आ जाता है तो पोस्टल डिपार्टमेंट से सेलर तक वो पैसा पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद एक थर्ड ऑप्शन ये भी है पेमेंट थ्रू द बैंक। तो कभी कभी पोस्टल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व ना करके बैंक्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि पार्सल्स जो है वो बैंक में जमा करा दिए जाते हैं, कस्टमर बैंक में जाकर पेमेंट करता है और पार्सल कलेक्ट करता है। Here the goods are delivered by the bank on the receipt of the payment. तो वहां पर सेलर का बैंक के साथ टाई अप होता है और जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू रिसीव होती है। तो बच्चों ये ट्रेडिशनल मेथड तो है लार्ज स्केल रिटेलिंग का, लेकिन ये हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं था तब भी। इसकी मैंने सूटेबिलिटी भी लिखी है, दैट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड द ग्रेडेड गुड्स दैट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, the goods having the ready demand, they can be described through the pictures that involve the least possible competition that is available in the large quantities। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जिनकी रेडी डिमांड होती है, जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, जो बल्कि नेचर के नहीं होते हैं, जो पेरिशेबल नेचर के नहीं होते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आसानी से पिक्चर्स के थ्रू दिया जा सकता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ही सिर्फ मेल ऑर्डर हाउसेस से सेल किए जाते हैं। इसके अलावा हर तरह के प्रोडक्ट जो कि हैवी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं या जिन प्रोडक्ट को टेस्ट करके लेना पड़ता है, इस तरह के प्रोडक्ट्स मेल ऑर्डर हाउसेस से नहीं बेचे जाते, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को इंस्पेक्शन का तो मौका ही नहीं मिल रहा। वो तो बस तस्वीर देख रहा है और उस तस्वीर के साथ जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो देख रहा है और वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है। हालांकि ऑनलाइन बाइंग में भी अब ऐसा होता है, लेकिन अब बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कस्टमर्स के पास। रिफंड ऑप्शंस होती हैं, अगर कोई प्रोडक्ट उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं होता है तो कुछ टाइम लिमिट अवेलेबल होती है जिसमें वो रिफंड कर सकता है, पैसा वापस आ जाता है। लेकिन क्योंकि उस टाइम में कोई और ऑप्शन नहीं था तो इस तरह की सेलिंग का भी स्कोप होता था और पोस्टल डिपार्टमेंट्स और बैंक को इस्तेमाल करके लार्ज स्केल रिटेलिंग की जाती थी, दैट इज कॉल्ड एज मेल ऑर्डर रिटेलिंग। बच्चों आप मेल ऑर्डर रिटेलिंग के बारे में सिर्फ लिमिटेड कुछ पॉइंट्स याद कर लेंगे कि ये एक लार्ज स्केल रिटेल बिजनेस है, ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें कुछ स्टेप्स लेकर जो है वो रिटेलिंग की जाती है, इसमें पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो 2-3 अवेलेबल होती हैं और ये कुछ ही तरह के प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल होता है, हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए सच टाइप ऑफ रिटेलिंग इज नॉट सूटेबल। तो बस इतना याद कर लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से किसी भी तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन या शॉर्ट नोट या पेमेंट ऑप्शंस, किसी भी पर्टिकुलर इसके टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनल ट्रेड में एक टॉपिक और बचा है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट वी शैल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। और क्योंकि बच्चों अब सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट ही हो गया है, सिर्फ एक ही लास्ट चैप्टर बचा है, सारे 11 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं बार बार कि आप सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिए,
प्लेलिस्ट देख लीजिए, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे पूरे 12 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद, तो वो रिवीजन आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। तभी जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज like and share, and please watch all the playlist. See you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.